हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EduTree में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BHIE 144 के क्रम में काव्य साहित्य को पढ़ेंगे, जिसमें आज इस वीडियो में हम काव्य साहित्य के विभिन्न रूपों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं काव्य साहित्य पे और भी वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चाहे वो BHIE 144 हो, चाहे BAG के अन्य कोर्स से संबंधित विषय हो, सब पे आपको लेक्चर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। काव्य शैली दरबारी संस्कृति होती थी, उसमें काव्य शैली का महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका होती थी। इसे उपयुक्त रूप से अलंकृत दरबारी कविता कहा जा सकता है। जो दरबारी संस्कृति के रूप में जो काव्य रचना की जाती थी उसे हम दरबारी कविता कह सकते हैं। कभी कभी एक काव्य रचना इतनी कुशलता से लिखी जाती थी कि इसे आगे और पीछे दोनों तरह से पढ़ा जा सकता था। जब पहले की कुछ रचनाओं को हम जब देखते हैं तो उसकी जो रचना कुशलता इतनी अच्छी होती थी, उसे आप आगे से पढ़ें चाहे पीछे से, आपको दो अलग अलग कहानी एक ही कविता के अंदर देखने को मिल जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई रामायण लिखी हुई है तो उसे अगर आप ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो वह तो रामायण होगी, पर नीचे से अगर ऊपर की ओर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको महाभारत की कहानी परिलक्षित होगी। इन रचनाओं को शाही दरबार की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त संस्कृत माध्यम में लिखा गया था। क्योंकि संस्कृत को शाही दरबारी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया था, जिसका उपयोग अब व्यापक रूप से अपनाया गया, उसका अभ्यास और प्रचारित किया गया और साहित्यिक मंडलियों में प्रोत्साहित भी किया गया। यानी कि अधिकतर लेखन जो संस्कृत में ही हमें देखने को मिलते हैं। अश्वघोष के नाटकों के अंश मध्य एशिया के तुर्फान में एक दूर के मठ पाए गए हैं। श्रोताओं की रुचि बौद्ध विषयों में उतनी ही रही होगी जितनी कि साहित्य की अपेक्षा इस नई शैली में। एक अधिक कुशल नाटककार भास ने, जिसने प्रसिद्ध स्वप्नवास दत्तम सहित कई नाटक लिखे, ने दरबारी मनोदशा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। भास के नाटकों के विषय महाकाव्यों या प्रेमलीला की ऐतिहासिक घटकों ने राजाओं के कामुक कारनामों का आनंद लिया। भास ने दरबारी अभिजात वर्ग के सीमित दर्शकों के लिए लिखा, जबकि अश्वघोष के नाटकों को धार्मिक सभाओं में व्यापक दर्शकों के लिए प्रदर्शित एवं प्रस्तुत माना जा सकता है। अब आइए कालिदास के काव्य को रचना को समझते हैं, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। महानतम और सबसे असाधारण संस्कृत कवि नाटककार जिसने संस्कृत साहित्य को जबरदस्त गति दी, वह थे कालिदास। इतिहास के सबसे महान, सबसे असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति या कह सकते हैं कवि और नाटककार थे, वे कालिदास थे, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके योगदान ने संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया और उसके लिखित रत्नों के बाद में रचित कई काव्यों के लेखन को प्रभावित किया। उसके बाद के भी काल में रचे गए या रचित काव्यों में हमें उनके शैली का प्रभाव दूसरे अन्य कवियों में भी दिखता है। वे 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के थे और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास के थे, उनका काल था। वे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसे नाटक और रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम और मेघदूतम जैसी काव्य रचनाएं लिखी, जो नायाब साहित्यिक मानकों को दर्शाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूतम जैसी रचना इन्होंने लिखी, जो कि इतिहास में सबसे नायाब साहित्यों में गिना जाता है, माना जाता है। ये चमत्कारिक कृतियां मौखिक और छंदपूर्ण प्रवीणता में बेजोड़ हैं।
कहा जाता है कि वह विद्या की विभिन्न शाखाओं से परिचित थे। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वह जितने भी विद्याएं थे लगभग सब में प्रशिक्षित थे, उन्हें सबका ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संपूर्ण वैदिक कोश, योग और सांख्य जैसी दार्शनिक प्रणालियों के साथ साथ चित्रकला और संगीत जैसी ललित कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। यदि एक ओर शकुंतला की कहानी और शकुंतला के प्रेमी राजा दुष्यंत के साथ उसका अंतिम पुनर्मिलन उनकी श्रेष्ठ रचना है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य और मंच कला की सर्वोच्च उपलब्धि है, जो दूसरी ओर उनके मेघदूतम को संस्कृत में लिखी गई अब तक की सबसे उत्कृष्ट कविता के रूप में माना जाता है। मेघदूतम को संस्कृत में लिखी गई अब तक की सबसे उत्कृष्ट कविता के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक दीर्घ गीतात्मक कविता है जो भौतिक परिदृश्य और प्राकृतिक छटा को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ती है। अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ 100 साहित्यिक रचनाओं में से एक माना जाता है। 100 साहित्यिक रचनाओं में से अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना माना जाता है। यह यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली शुरुआती भारतीय साहित्य कृतियों में से एक थी तथा भगवत गीता दूसरी थी। अगर हम बात करें यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम जिस साहित्य का अनुवादित किया गया था वह थी अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद जो हम देखते हैं तो वह आती है भगवत गीता, जिसे यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित किया गया था। समय के साथ इसका अनुवाद विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में किया जाने लगा। थापर के अनुसार इसे साहित्यिक आलोचकों द्वारा संस्कृत नाटक में एक मिसाल के रूप में माना जाता था। इस मेघदूतम की रचना 100 से अधिक छंदों में गीतात्मक रूप में की गई थी। इस साहित्य चमत्कार में निर्वासित यक्ष ने अपने प्रेम, दाम्पत्य, भक्ति और अपनी प्यारी पत्नी से अलग होने की पीड़ा को व्यक्त किया है। यह मानवीय भावनाओं और अनोखे अलंकारों से सुशोभित है। कालिदास द्वारा प्रयुक्त उपमाएं पाठकों, श्रोताओं को उनकी कल्पना विधिवत और उपयोगिता के आधार पर आकर्षित करती है। भावनाओं और जोश को चरित्रित करने में यह बेजोड़ है। रघुवंशम में उन्होंने राम की चौतरफा जीत का गुणगान किया है। कहा जाता है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ गुप्त शासकों और उनकी उपलब्धियों की ओर इशारा करते हैं। कुमार संभवम शिव और पार्वती के प्रेमालाप और उनके पुत्र कार्तिकेय जिन्हें स्कंद और मुर्गन नाम से भी जाना जाता है, कि जन्म के बारे में एक कहानी बताई है। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और यह साहित्यिक कृति श्रृंगार, सजावट और अलंकार के तत्वों से भरी है। मालविकाग्निमित्रम अन्य बातों के अलावा नाट्य की पूरी परिभाषा तथा एक कुशल नर्तक की विशेषताओं को उल्लेखित करता है। काव्य रचनाओं के रूपों में देखें तो राजाओं द्वारा काव्य रचना की गई थी। इसे भी पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह जानना दिलचस्प है कि एक सक्षम राजा और प्रशासक होने के अलावा हर्ष को 3 नाटकों, पहला प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद के लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। इनमें से 2 शास्त्रीय संगीत में परिहास युक्त रचनाएं हैं, जबकि तीसरे में बौद्ध विचार से प्रभावित एक चिंतनशील विषय शामिल है। लेकिन इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि यह वास्तविक संगीतकार हैं या केवल नाम के लिए उन्होंने लेखत्व दिया गया है। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनके असाधारण काव्य कौशल के लिए उनकी प्रशंसा की है और कुछ बाद के शाही इतिहासकारों ने उन्हें एक साहित्यिक दिग्गज के रूप में माना है और उनकी विद्वानों ने उपरोक्त ग्रंथों के उनके लेखक होने पर संदेह किया। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने कुछ अंशों का योगदान दिया होगा, लेकिन जैसा कि एक लोकप्रिय कहावत है, R.S. शर्मा ने टिप्पणी की है कि शाही लेखक केवल आधे लेखक होते हैं। कोई भी आसानी से समझ सकता है और अनुमान लगा सकता है कि एक शासक की छवि को निखारने के उद्देश्य से उसकी जीत और विजय अभियानों के अलावा
कई अन्य उपलब्धियों जिनमें बौद्धिक सोच और व्यवहार कुशलता, लिखने की क्षमता और साहित्यिक उपलब्धियों जैसे विद्वतापूर्ण लेखक या बखान प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में किया जाता था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन द्वारा की गई हर्ष के समय तक फैली हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यह अच्छी तरह से स्थापित और सामान्य हो गई थी। यह तार्किक रूप से अनुमान लगाया जाता है कि इसके पीछे का उद्देश्य संरक्षक राजा के पक्ष को जिताने के साथ साथ उसके साथियों, प्रतिद्वंदियों और राज्य के प्रजा के बीच उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। न केवल लेखन की कला और योग्यता बल्कि विशिष्ट लेखत्व सम्राटों के साथ जुड़ गया और हर्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारे पास बौद्धिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजकुमारों और राजाओं के संदर्भ हैं, और जब साहित्यिक रचनाएं उच्च संस्कृति के रूप में मानी जाने लगी थी, यह स्वाभाविक ही था कि शासन करने वाले राजाओं को महत्वपूर्ण लेखन के लिए श्रेय दिया जाने लगा, जो पहले की प्रवृत्ति नहीं थी। यह संस्कृति सीखने का एक संकेतक बन गया और विशेष रूप से दरबारी संस्कृति से जुड़ गया। संस्कृत भाषा में कौशल और प्रवीणता के एक गुणी प्रदर्शक के रूप में जागरूक साहित्यिक लेखन प्रचलन में आया। हमें शाही मंडलियों, मंदिरों और मठों से जुड़ी संस्थाओं में संस्कृत पढ़ाने राजकुमारों के पास विशेष निजी शिक्षक थे। महेंद्र वर्मन के बारे में पता चलता है कि जो उत्तर पल्लव राज्य से संबंधित थे और कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश में के पुष्यभूमि सम्राट हर्ष और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। हम पल्लव साम्राज्य के बढ़ते राजनीतिक नियंत्रण, ताकत और प्रभुत्व का श्रेय उन्हीं को देते हैं। वे प्रारंभिक तमिल संस्कृति विकास के प्रबल प्रशंसक, परखी और संरक्षक भी थे। कहा जाता है कि वे कवि और नाटककार भी थे। इसमें कुछ ख्याति प्राप्त करने में वे सफल भी रहे। उन्होंने एक हास्य नाटक जिसका शीर्षक मत विलास प्रहसन शराबियों का आनंद है लिखा था। इस प्रकार हमने काव्य रचना में उसके विभिन्न रूपों को पढ़ा, किस प्रकार वो दरबारी रूप में और प्रख्यात कालिदास जैसे कवियों द्वारा रचे गए कुछ रचनाओं को हमने समझने का प्रयास किया है, ताकि इसमें बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से मिलते हैं अगले वीडियो में।